नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्ट्रीम आर्ट में। गाइज, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा की। भारतीय संविधान सभा भारत के संविधान के निर्माण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि इसने भारतीय संविधान के निर्माण के अंदर एक अतुल्य योगदान दिया है। इसीलिए जो लोग भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया से अवगत होना चाहते हैं, साथ ही जो लोग किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगा है और साथ ही कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। और जो विद्यार्थी 11वीं और 12वीं क्लास के अंदर और जिन्होंने 11वीं 12वीं क्लास के अंदर पॉलिटिकल साइंस विषय को चुना हुआ है, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक रूप में संविधान सभा को उनको जानना ही पड़ता है। संविधान सभा बहुत सारे फैक्ट को याद करने का एक आधार भूमि है, क्योंकि इसको याद करके या फिर कहीं इसकी समझ को प्राप्त करके ही हम बहुत सारी चीज़ों को आसानी से समझने में अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बिल्कुल विस्तार पूर्वक संविधान सभा को जांचेंगे कि किस प्रकार से संविधान सभा की भूमिका रही है भारत के संविधान के निर्माण करने में। तो गाइज, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं बोल दूँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि भारतीय संविधान सभा की आखिर जो है चुनाव क्यों किया गया, या फिर कहीं भारतीय संविधान सभा को क्यों बनाया गया। तो आपका गाइस आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान सभा को जो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया ताकि भारत का संविधान का निर्माण किया जा सके। अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया। तो मैं आपको बता दूं कि जब पूरे विश्व के अंदर दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, आप सभी को पता है 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो ब्रिटेन में भी इसका प्रभाव पड़ा और ब्रिटेन के अंदर एक नई पार्टी की सरकार बनी और उस पार्टी का नाम क्या था? लेबर पार्टी। आप सभी को याद रखना है, लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी की सरकार बनी और लेबर पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी और वो चाहती थी कि भारत जब आज़ाद हो तो वो अपनी नीतियां खुद बनाए और अपना एक संविधान बनाए, ताकि वह अपने शासन व्यवस्था का निर्णय ले सके और शासन व्यवस्था को बहुत अच्छे से चला सके। और जो लेबर पार्टी के अध्यक्ष थे और जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लाइमेट एटली। क्लाइमेट एटली भी चाहते थे कि भारत आज़ाद हो और आज़ाद होकर के तेज़ी से आगे बढ़े। इसके लिए क्लाइमेट एटली ने अपने मंत्रिमंडल से, अपने कैबिनेट से 3 सदस्यों का चुनाव किया, जो 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के नाम से जाने गए। और इन 3 कैबिनेट के सदस्यों के जो नाम थे वो थे पैथिक लॉरेंस, सर क्रिफ और एलिक एबी अलेक्जेंडर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कैबिनेट मिशन का नाम बेसिकली कैबिनेट मिशन क्यों पड़ा, क्योंकि वो जो क्लाइमेट एटली प्रधानमंत्री थे लेबर पार्टी से, जो 1900 की सरकार वहाँ से थे और ये चाहते थे कि भारत का एक संविधान बने, भारत के अंदर एक अच्छी सरकार हो। इसके लिए उन्होंने एक 3 सदस्यीय संविधान सभा बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। तो गाइस, कैबिनेट मिशन के बारे में आपको पता चल गया होगा और अधिक जानना चाहते हो तो ऊपर आ रहे आई डिस्क्रिप्शन का बटन का प्रयोग करके आप कैबिनेट मिशन के बारे में और अधिक जान सकते हो। तो गाइस, आगे देखते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में, तो 1946 में भारत आने के बाद उसने स्वयं जो है भारत का संविधान नहीं बनाया। उन्होंने 1946 में संविधान निर्माण करने हेतु संविधान सभा का गठन किया। किसका गठन किया? संविधान सभा का। अब संविधान सभा का गठन किया गाइस। अब संविधान सभा के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को जानने का। तो इसीलिए संविधान सभा की एक अलग ही योगदान है भारतीय संविधान के अंदर। इसको जांचते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो संविधान सभा के अंदर कुल सदस्य कितने थे, वो 389 सदस्य थे गाइस, यानी 389 टोटल मेंबर थे जो संविधान सभा थी। अब हम टोटल मेंबरों की पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, कौन कहाँ से आया था और उनकी क्या विशेषता थी। सबसे पहले हम बात करते हैं जो 292 सदस्य थे संविधान सभा के अंदर। गाइस, ये 292 सदस्य चुनावों के माध्यम से संविधान सभा के अंदर आए थे। अब चुनावों के माध्यम से अर्थात इनका चुनाव हुआ था। अब इनका चुनाव कई बार पेपर में पूछा गया है किस प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था, तो इनका जो चुनाव हुआ था, जैसे भारत के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो उसी प्रक्रिया के अनुसार, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। गाइस, ये प्रणाली का नाम आपको याद रखना है, पेपर में कई बार पूछा गया है। जो संविधान सभा के जो प्रतिनिधि सदस्य थे उनका चुनाव किस प्रकार से हुआ था, तो आप बोलोगे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम। अब देखिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है कि अंदर इनडायरेक्ट तरीके से प्रतिनिधियों को चुना जाता है। देखिए, अब मैं आपको बता दूं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बेसिकली क्या था कि 1946 के अंदर भारत के अंदर जो प्रांतीय
प्रांतीय सरकार के चुनाव हुए थे, आप सभी को पता है। ये सेकंड चुनाव थे प्रांतीय सरकार के, क्योंकि पहले चुनाव 1937 में हुए थे। पहले प्रांतीय सरकार के चुनाव 1937 में हुए, दूसरे 1946 में हुए। तो इन्हीं सदस्यों ने जो है भारत के 292 प्रतिनिधियों को चुना, जो गए किसके अंदर, संविधान सभा के अंदर गए। और इन 292 सदस्यों ने गाइस क्या किया, इन 292 सदस्यों ने भारतीय संविधान निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए, ये 292 जो सदस्य थे गाइस, ये दोनों 292 सदस्य 10 लाख लोगों पर एक सदस्य की व्यवस्था की गई थी। यानी 10 लाख जनसंख्या के ऊपर केवल एक सदस्य चुना जाएगा। और आप सभी को पता है कि आज़ादी के वक्त भारत की आबादी लगभग 30 करोड़ थी। तो लगभग 30 करोड़ आबादी थी। अब लगभग 30 करोड़ आबादी के ऊपर लगभग जो है 292 सदस्य पूरे चुने गए। और इस प्रकार से 292 सदस्य संविधान सभा के अंदर पहुंचे। इनकी चुनाव की प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। और इनको किन ने चुना ये भी बता दिया कि जो 1946 के अंदर, तो 1946 के अंदर प्रांतीय सरकार थी, उन्होंने ही इनका चुनाव किया था। अब देखिए, इसके बाद पूछता है गाइज आपसे कि 93 जो सदस्य थे वो देसी रियासतों से थे। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए देसी रियासत क्या होती हैं। जब अंग्रेज भारत आए थे, जब अंग्रेजों ने भारत को अपने अधीन किया, तब छोटे छोटे राज्यों के अंदर, छोटी छोटी रियासतों के अंदर राजा शासन किया करते थे। तो उनकी जो रियासत हुआ करती थी, उन्हीं को देसी रियासत कहते हैं। सो गाइज 93 सदस्य थे। इन 93 सदस्यों को भी जो है हमारी संविधान सभा के अंदर बिना चुनावों के ही इनको हमारी संविधान सभा के अंदर जगह दी गई, ताकि ये भी अपने अनुसार हमारे संविधान को निर्माण करने में मदद कर सके। क्योंकि इनको क्यों बिना चुनावों के जो है संविधान सभा में जगह दी गई गाइज, क्योंकि ये अपनी पूरी की पूरी जो जागीर थी, अपनी पूरी की पूरी जो रियासत थी, उसको बिना किसी शर्त के भारत को सौंप रहे थे। इसीलिए इनको कुछ विशेष प्रावधान देने जरूरी थे, ताकि ये ना समझे कि हमारी जो संपत्ति है या हमारी जो हमारी रियासत है उसको ऐसे ही लिया जा रहा है। तो इनको खुश करने के लिए इनका चुनाव नहीं हुआ था, इनको डायरेक्ट जो है संविधान सभा के अंदर जगह दी गई थी। और इन्होंने अपने अनुसार बहुत सारे प्रावधान बनाए। जैसे एक आप जानते हो प्रीवी पर्स, इसके बारे में आप जो है अपनी सेकंड बुक के अंदर पढ़ोगे, 12th क्लास की, उसके अंदर भी पढ़ोगे। और इसके बारे में बता देता हूँ, ये भत्ता था जो प्रत्येक जो है राजा को दिया जाता था, 1 लाख रुपए पर मंथ। ये व्यवस्था की गई किसके माध्यम से, देसी रियासतों के माध्यम से, ताकि वो खुश रहें और अपनी रियासत को खुशी खुशी भारत के अंदर सम्मिलित कर दें। तो इसी प्रकार से 93 जो सदस्य थे वो गए कहाँ से, देसी रियासतों से संविधान सभा के अंदर। 4 कमिश्नरी प्रांत थे जहाँ पर ब्रिटेन का प्रत्यक्ष रूप से कब्जा था। तो गाइज आपको चारों के नाम याद होने चाहिए, ABCD। और ABCD को आपको इसी रूप में याद करना ताकि आपको ये याद करने में आसानी हो जाए। क्योंकि A फॉर एप्पल होता है, आप A फॉर अजमेर याद रखिए। B फॉर बॉल होता है, B फॉर बलूचिस्तान याद रखिए। और इसी प्रकार से C फॉर कुर्द और D फॉर दिल्ली। ये चारों को याद रखना है। ये चारों कमिश्नरी प्रांत थे गाइज। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो गाइज अंत तक बने रहिए, आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहेगी संविधान सभा से, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। सो गाइज आगे देखते हैं। फिर मैं आपको बता रहा था कि जो संविधान सभा थी, जिसके अंदर कुल मिलाकर के 389 सदस्य थे, उसके पूरे की पूरी सीटों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसको कितनी सीटें मिली थी, यानी किस पार्टी की कितनी। मैं आपको बता देता हूं, कुल मिलाकर के संविधान सभा के अंदर 389 सदस्य थे। 389 सदस्य जो थे वो दिसंबर 1946 से जून 1947 तक 389 सदस्य थे। क्योंकि आपको पता है कि जून 1947 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, और इसीलिए 389 सीटों में से 90 जो सीटें थी वो पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान चली गई थी, या फिर कहीं पाकिस्तान चले गए थे 90 सदस्य, जिनका काम था पाकिस्तान का संविधान बनाना। किसका, पाकिस्तान का संविधान निर्माण। तो गाइज ये जो 90 मेंबर्स थे ये चले गए पाकिस्तान, और इस प्रकार से जून 1947 के बाद भारत के अंदर जो संविधान सभा थी उसके अंदर कुल मिलाकर के 299 सदस्य रह गए। यानी आपको याद रखना, दिसंबर 1946 से जून 1947 तक 389 सीटें और 299 रह गई। जून 1947 से जनवरी 1950 तक जब हमारा संविधान लागू किया गया था, उस समय तक हमारी सीटें 299 थी। अब गाइस हम बात करते हैं 389 सीटों में से किसको कितनी मिली थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 389 सीटों में से 208 सीटें जो थी वो कांग्रेस को मिली थी, और 73 सीटें जो थी वो AIML को मिली थी, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मिली थी। इसी प्रकार से देखें 389 सीटों में से 15 अन्य सीटों जो थी कुछ सिखों को मिल गई, कुछ यूनिस्ट पार्टी को मिल गई, और ऐसे ही 4 इसमें कमिश्नरी प्रांत भी हैं। तो आप समझ सकते हो इसको।
और इसके बाद 93 जो थी वो फिक्स थी, वो देसी रियासतों की थी। आप इसको आसानी से समझ गए होंगे कि किसके पास कितनी सीटें गई थी। पार्टी के माध्यम से देखनी है आपको, देश के माध्यम से तो खैर सारी की सारी ही काउंट होंगी। पार्टी किसको कितनी मिली आपके सामने है, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं हम। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम के अंदर। संविधान सभा की प्रमुख 3 बैठकें। गाइस ये 3 बैठकें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं और यहाँ से एग्जामिनर जो है बहुत कंफ्यूज क्रिएट करता है। और कंफ्यूज क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 2 पद हैं ना, वो एक जैसे पद हैं और दोनों पदों की अलग अलग वैल्यू है। तो अक्सर एग्जामिनर में जो है यहाँ से कंफ्यूज क्रिएट करके एग्जामिनर स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत कर देता है। तो देखिए, प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें जो है संविधान सभा के जो सबसे वरिष्ठ नेता थे, सबसे बुजुर्ग नेता थे, जिनके पास सबसे ज़्यादा अनुभव था जीवन का, उनको सम्मान देने के लिए और साथ ही उनका अनुभव का लाभ उठाने के लिए उनको जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। क्योंकि उस समय तक कोई चुनाव नहीं हुआ था अध्यक्ष का, और साथ ही संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता भी करनी थी ताकि वह जो संविधान सभा है वो सटीक डायरेक्शन में आगे बढ़ सके, उसका समय मिसयूज ना हो, इसके लिए अध्यक्ष की जरूरत थी। तो इसीलिए संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। गाइज इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, आपसे पूछे अगर पहला कौन चुना गया तो आपका आंसर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। अगर आपसे पूछे पहला अस्थायी तो भी आपका आंसर जो है सच्चिदानंद सिन्हा ही होगा। आप दूसरी बैठक देखिए, तब आपको और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपको मिसगाइड करने की कोशिश करता है एग्जामिनर। ठीक है गाइज, आपको दूसरी बैठक जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें चुनाव हो गए थे किसके? संविधान सभा के अध्यक्ष के। तो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया और चुनावों के माध्यम से आए थे, इसलिए परमानेंट थे। यानी पहले स्थायी अध्यक्ष जो चुने गए हमारे संविधान सभा के, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आप स्थायी याद रखना, स्थायी वैसे ये सेकंड थे अगर हम नंबर के हिसाब से देखें, लेकिन ये परमानेंट थे, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी बैठक की। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर जो नेहरू जी थे उन्होंने संविधान सभा के समक्ष जो है ना उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए। उद्देश्य प्रस्ताव यानी हमारे संविधान निर्माता और हमारे लोग जो हैं हमारे संविधान से क्या चाहते हैं, उनके तो मांगों को हमारा संविधान कहाँ तक किस प्रकार से पूरा करेगा, उन सभी प्रस्तावों को जो है संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद देखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इन उद्देश्य प्रस्तावों को बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार करने में मदद की, और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव हैं वो भारतीय संविधान की बाद में जाकर के प्रस्तावना बनी। प्रस्तावना से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपने अभी तक वो वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो यहाँ यानी ऊपर आ रहे आई डिस्क्रिप्शन बटन का प्रयोग करके आप वो वीडियो देख सकते हो और जान सकते हो भारतीय प्रस्तावना से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो गाइज अगला आपसे टॉपिक जो है या फिर अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछता है कि बताइए 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी, यानी 9 दिसंबर 1946 की जो पहली बैठक थी वो कहाँ हुई थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कहाँ हुई थी, तो आप बोलोगे कि वो जो पहली बैठक हुई थी वो नई दिल्ली स्थित काउंसिलिंग चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी। यानी 1946 में जो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, आप बोल सकते हो कि वो संसद की लाइब्रेरी में हुई थी। इसकी संसद भवन की लाइब्रेरी, यानी पहली बैठक कहाँ हुई? संसद भवन की लाइब्रेरी में हुई थी। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये भी याद रखना है। अगले हम और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं हमारे जो संविधान निर्माता थे वो उनके अंदर हर किसी के अंदर अपनी एक खुद की क्वालिटी थी, वो किसी ना किसी विभाग का विशेषज्ञ था। तो इसीलिए उन्हीं लोगों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हर किसी एक विशेषज्ञ को एक जिम्मेदारी सौंप दी, और इस प्रकार से हमारे संविधान को निर्माण करने के लिए कुल मिलाकर के 13 समितियों का गठन किया गया गाइस। 13 समितियां। पेपर में कई बार पूछा गया कितनी समितियां थीं, तो आप बोलोगे हमारे संविधान निर्माण करने के लिए कुल मिलाकर के 13 समितियों का गठन किया गया, जिनको अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई और इनके अध्यक्ष भी अलग अलग थे। तो आपको हर एक अध्यक्ष का नाम और वो किससे समिति से संबंधित थे आपको ये याद रखने की कोशिश करनी है। साथ ही आप इसको बार बार भी देख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू,
प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, झंडा समिति से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि झंडा किसने बनाया हमारे संविधान का, तो आप बोलोगे कि जेवी कृपलानी जो है हमारे देश की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। साथ ही बात करें राज्य समिति के अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, परामर्श समिति के अध्यक्ष वो हमारे देश के हुए कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद हम और आगे की बात करें तो जो हमारे देश के अंदर न्यायालय थे यानी सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष जो थे वो एस वरदाचार्यार जी थे। इसी प्रकार मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, इसी प्रकार अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जो थे वो एच.एस. मुखर्जी, और संविधान समीक्षा आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए गाइस वो बनाए गए थे एम.एन. वेंकटचलैया। तो ये लोग थे अपने अपने फील्ड के विशेषज्ञ, और हर एक विशेषज्ञों को उनकी फील्ड की जो है जिम्मेदारी सौंप दी गई और उनको अध्यक्ष बना दिया गया हर एक समिति का, और इस प्रकार से इन्होंने बखूबी अपना काम पूरा किया और भारतीय संविधान को बनने में हर किसी ने एक पूरा बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया। गाइस अगली बात करते हैं हम, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, आपको हर किसी को याद रखने की कोशिश करनी है। तो गाइस सबसे पहले पूछता है कि भारतीय संविधान कब बना, तो आप बोलोगे कि हमारा संविधान बन करके तो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ये याद रखना है। और लागू कब हुआ, तो आपको आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। तो गाइज आपको ये भी पूछा गया है कि कितना समय लगा बनने में, तो आपका आंसर होगा 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। इसके बाद कुल बैठ के 166 और 11 अधिवेशनों का सहारा लेना पड़ा हमें। पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन आया कि कुल कितना खर्चा आया भारतीय संविधान को बनने में, 63 लाख रुपये 96,000 और 729 रुपये खर्च हुए थे। और लगभग में भी क्वेश्चन पूछा गया तो आपका लगभग में आंसर हो जाएगा कि 64 लाख रुपए लगभग खर्च हुए हमारे संविधान को बनने में। अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि इतने पैसे कहाँ खर्च हो गए, कागज़ किताब में इतना थोड़ी ना पैसा लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान को निर्मित करने के लिए बहुत सारे जो हमारे समितियों के अध्यक्ष थे वो उन्होंने विदेशों का दौरा किया, उनके संविधान के अध्ययन किया, और इसीलिए उनको इतना समय भी लगा और साथ ही इतना खर्चा भी हुआ। और उन्होंने हर एक देश के संविधान की विशेषताओं को प्राप्त करा और साथ ही उन विशेषताओं को देखा क्या वो हमारे भारत के अनुकूल हैं, अगर यदि अनुकूल हैं तो वो भारत के लिए उसको लेकर के आए। और इसी बीच में उस कारण से हमारा जो है 63,96,729 रुपये का खर्चा भी हुआ और लगभग 2 साल से अधिक समय का हमारा समय भी लगा। तो गाइज आगे हम बात करते हैं, तो हमारा जो संविधान कब बना और कब लागू हुआ, यहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है एग्जामिनर, और बच्चे भी अक्सर यहाँ से कंफ्यूज रहते हैं कि कब बना कब लागू हुआ। तो मैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूँ कि जो भारतीय संविधान बना तो वो बन करके तैयार हुआ गाइज 26 नवंबर 1949 को। और इसी जब ये बन करके जो तैयार हुआ इसी शब्द को गाइज वो कई रूपों में पूछ लेता है, कई बार पूछता है कि बताइए कब पारित हुआ, तब भी आपका जो आंसर होगा गाइज वो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। और अगर पूछे कब अंगीकृत किया गया तब भी आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। फिर गाइज आपको मैं बता दूं कि 26 नवंबर 1949 को यादगार बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो 150वीं जयंती थी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 150वीं जयंती पर 26 नवंबर को यादगार बनाने के लिए क्या किया गया गाइस, यादगार बनाने के लिए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हमारे देश के अंदर अब कानून दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यानी 26 नवंबर अब किस रूप में मनाया जाता है हमारे देश के अंदर, विधि दिवस के रूप में। और विधि मतलब क्या होता है, कानून, यानी कानून दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष हमारे देश के अंदर 26 नवंबर को अब मनाया जाता है। यानी अब आपको कानून दिवस भी अच्छे से याद हो गया होगा कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। ठीक है गाइज, इसके बाद क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हमारा संविधान कब लागू किया गया, तो लागू करने की जो डेट थी वो 26 जनवरी 1950 को थी। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों चुना गया संविधान को लागू करने के लिए। तो आपको पता होगा कि 26 जनवरी को ही हमारे देश के अंदर इसलिए चुना गया संविधान लागू करने के लिए क्योंकि इस दिन यानी 1929 में 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था कि लाहौर अधिवेशन हुआ था भारत के अंदर, और लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और उन्होंने उसी दिन जो है भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था कि हमारा देश अब पूर्ण स्वतंत्र है। साथ ही 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। और इसीलिए पूरे भारत के अंदर 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए गाइस क्या किया गया, हमारे देश के अंदर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। और हमारे भारत के जो पहले प्रधानमंत्री बने वो पंडित नेहरू बने। और जब पंडित नेहरू ही पहले प्रधानमंत्री बने और पंडित नेहरू ने ही इस दिन को जो है चुना था भारतीय स्वतंत्रता के रूप में, तो ये तो फिर जायज़ था, उनकी बातों को स्वीकार किया जाना
ठीक है गाइज, आगे हम बात करें इसके बारे में, हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं गाइज, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो संविधान सभा के अंदर किस राज्य से आए थे, या संविधान सभा के अंदर वो किस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। गाइज यहाँ से वेस्ट बंगाल जो आंसर है आपका, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए मुस्लिम लीग ने जो है बहिष्कार क्यों किया? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो संविधान सभा थी, यानी संविधान सभा का जो बहिष्कार किया वो मुस्लिम लीग ने किया। क्यों किया? क्योंकि संविधान सभा हो या कैबिनेट मिशन हो या इसी प्रकार की कोई भी सभा जो आयोजित की गई थी भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, उन सभी ने पाकिस्तान विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। और इसीलिए जो है मुस्लिम लीग भी जो है संविधान सभा से संतुष्ट नहीं थी, स्वीकार नहीं किया संविधान सभा को मुस्लिम लीग ने, और इसीलिए उन्होंने प्रत्येक बैठक का बहिष्कार किया मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की। तो ये असंतुष्ट थी। इसी प्रकार से एक हमारे देश की देसी रियासत भी थी जिसका नाम था हैदराबाद, वो भी हमारे संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुई। ये एकमात्र रियासत थी जो शामिल नहीं हुई थी। ये तो पार्टी थी जो शामिल नहीं हुई थी, ये रियासत थी, यानी हैदराबाद हमारे संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। इसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि बताइए संविधान सभा में ब्रिटेन प्रांत थे पूरे के पूरे, यानी जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे, यानी 200 जो ब्रिटिश प्रांत थे, उनका सांप्रदायिक आधार पर विभाजन किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर जितनी भी सीटें थी, जितनी भी समुदाय थे, उनको 3 भागों में बांटा गया था। वो 3 भाग कौन कौन से थे? एक था मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य में आपको पता होना चाहिए किसको उसको रखा गया, हिंदू को, प्लस में जैन और बौद्ध, ईसाई, यहूदी, यानी जितने भी हमारे देश के अंदर अन्य लोग थे उन सबको हमने साधारण में रख दिया। और इस प्रकार से जब जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे, यानी टोटल जो 296 ब्रिटिश प्रांत थे गाइस, 389 में से 296 का जो था वो सांप्रदायिक आधार पर विभाजन किया गया। और किस किस को कितनी मिली? यानी सामान्य को, जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध सब हैं, तो 213 सीटें मिली। 79 जो मिली वो मुस्लिमों को मिली और 4 सिखों को मिली। तो गाइज इस प्रकार से देखें तो आज़ादी के वक्त जो विभाजन किया गया सांप्रदाय का, उसमें 3 ही धर्म थे। के अंदर आप देख सकते हो धर्म 3 के अंदर जो मुस्लिम, सिख और साधारण थे, ठीक है ना। साधारण में हिंदू आते थे, तो इस प्रकार से हिंदू का नाम नहीं था उस समय। इस प्रकार से हम देखें जो अनुसूचित जनजाति है तो हम एसटी कहते हैं। तो एसटी जो सदस्य थे उनकी संख्या 33 थी। इसी प्रकार से संविधान सभा के अंदर जो महिलाएं थी, महिलाओं की संख्या 15 थी। और 15 में से कुछ एक के नाम मैं आपको बता देता हूं कि जैसे लीला रे हो गया, मालती चौधरी हो गया, पूर्णिमा बनर्जी हो गया, सरोजनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। ये कुछ एक महिलाएं हैं जिन्होंने संविधान सभा के अंदर अपनी जो है मौजूदगी दर्ज कराई और भारतीय संविधान को निर्मित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो गाइस आज की वीडियो इतनी ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको भी बोलिए कि वो इस वीडियो से जुड़ें और नॉलेज प्राप्त करें। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।